नमस्कार। आज हम करेंगे मेरे संग की औरतें 9 क्लास का सेकंड अध्याय। तो इसके अंदर देखो इसकी लेखिका जो हैं वो मृदुला गर्ग हैं और उन्होंने ये संस्मरण मतलब कि भी जैसे जो पिछली यादों के लिए ही उन्होंने लिखा है। तो इसमें मृदुला गर्ग ने अपने परिवार की औरतों के बारे में और अपने परिवार के बारे में ही जो है वो बताया है। तो लेखिका जो हैं वो अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर इसमें प्रकाश डाला है। लेखिका की जो नानी थी वो पारंपरिक जो अनपढ़ थी और पर्दा करने वाली औरत थी, और नाना जो थे वो विलायत से बैरिस्ट्री करके जो डिग्री करके लौटे थे और विलायती जो रीति रिवाज से जीवन बिताने लगे थे। तो उसका भी उनकी नानी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था, वे पहले जैसी ही बनी रही थी। और लेखिका ने अपनी नानी को देखा तो कभी नहीं, लेकिन नानी जो कम उम्र में थी जब उनको मतलब जैसे वो बीमार रहती होंगी, तो जब उनको मृत्यु का भय होने लगा, तो जब उनकी जो लेखिका की माँ थी उस समय वो 15 वर्ष की थी और वो उसके विषय में चिंतित हो उठी और उन्होंने जैसे लिहाज छोड़ करके अपने पति के एक दोस्त को, एक स्वतंत्रता सेनानी को जो है बुलाया और उससे वचन लेते हुए कहा कि मेरी लड़की के लिए कोई आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उससे शादी करवा देना। और उनके ऐसे जुनून से लेखिका ने महसूस किया कि वे निजी जीवन में काफ़ी जो आज़ाद ख्याल की रही होंगी और वे अपनी जो उनकी ज़िंदगी थी वो अपने ढंग से जीना चाहती होंगी। लेखिका की माँ की शादी जो थी वो ऐसे युवक से हो गई जिसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था और इस तरह उनकी माँ सादा जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई। वे इतनी नाजुक थी कि खादी की साड़ी उन्हें भारी लगती थी, जिससे उनकी कमर में जैसे कमर जो थी वो चनका खा जाती थी, यानी कि इतनी नाजुक कि वो खादी की साड़ी भी नहीं संभाल पाती थी। लेखिका की माँ का जो व्यक्तित्व था वो बहुत प्रभावशाली था। वे अत्यंत सुंदर, सत्यप्रिय, ईमानदार, निष्पक्ष और दूसरों की बातें जो थी वो अपने तक सीमित रखने वाली थी और अपने तक सीमित बातें रखती थी। इसीलिए ही जो उनका घर में जैसे रुतबा था और सभी उनसे बातचीत जो थे वो खुले से कर लेते थे और वो किसी के सामने भी किसी की बात जो है वो नहीं करती थी। और फिर जैसे इसमें बताया गया है कि उनके घर का जो कार्य होता था वो सारी उसकी जेठानियाँ, उसका पति और उसका सास आदि करते थे। और जो माँ का कर्तव्य उन्होंने पारंपरिक जो उनकी माँ थी लेखिका की, उन्होंने पारंपरिक भारतीय माँ के कर्तव्य का निर्वाह भी नहीं किया। अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण वे अधिकांश समय जो होता था उनके पास वो संगीत सुनने में, पुस्तकें पढ़ने में और साहित्य की चर्चा करने में बिताती थी। वे सब काम में बिस्तर पर लेटे लेटे ही जैसे करती थी। लेखिका के परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य लोग उनसे अन्य औरतों की तरह होने वाली अपेक्षा नहीं रखते थे और पत्नी, माँ और बहू के प्रचारित कर्तव्य का पालन न करने पर भी सबकी श्रद्धा की पात्र थी। घर में हर एक को अपनी निजता बनाए रखने का अधिकार था, यहाँ तक कि कोई किसी के पत्र को खोलकर भी नहीं पढ़ता था। निजता की इसी छूट के कारण लेखिका और उसकी 2 बड़ी बहनें, एक छोटा भाई लेखन को समर्पित हो गए। लेखन मतलब कुछ भी कहानियाँ आदि, लेख आदि, संस्मरण आदि लिखना। और लेखिका की नानी और माँ की तरह उनकी परदादी का आचरण जो था वो भी अलग था और उनके पास जैसे जब मतलब 2 धोतियाँ रहती थी, साड़ियाँ जो होती पहनने वाली होती हैं वो 2 रहती थी और अगर उनके पास तीसरी साड़ी आ जाती थी तो वे उसको दान कर देती थी। और उनकी परदादी का असली जो रूप था वो तो देखने को तब मिला जब लेखिका की माँ जो है वो गर्भवती हुई। उन्होंने मंदिर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी पतोहू का जो पहला बच्चा हो वो लड़की हो। कन्यादान के पुण्य को पाने की लालसा से वो तरसती रहती थी और माँ की प्रार्थना सुनकर भगवान जो थे वो भी अफरा तफरी में आ गए। उन्होंने एक के बाद एक पूरी 5 कन्याएं जो थी वो धरती पर उतार दी, यानी कि मृदुला और जो थी वो 5 बहनें थी।
और एक बार जैसे नुक्कड़ की हवेली में पुरुष जो थे वो बारात में और दूसरे गांव गए थे और औरतें जो थी वो जागरण कर रही थी। रतरज्जा होता है कि शादी के गीत गाए जाना, वो कर रही थी। तो और उनकी दादी जो थी वो सोई हुई थी और इसी बीच एक चोर जो था वो उनके कमरे के अंदर घुसा और जैसे ही थोड़ा सा मतलब दबे पाँव ही आया था, लेकिन दादी जो थी वो बुढ़ापे के कारण उनकी नींद जो थी वो दबे पाँव से भी खुल गई और उन्होंने उससे पूछा और फिर उसको पानी लाने के लिए कहा। तो जब वो पानी लेकर के आया तो पानी लाने के लिए भी जब आदेश दिया तो उससे उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छे से लोटे के ऊपर कपड़ा बांध लियो और उसको अच्छे से छान करके ही पानी जो है वो लाइयो। तो पानी जब लेकर के आया तो उनकी दादी ने पहले स्वयं पानी पिया और फिर चोर को पानी पीने के लिए कहा और फिर जैसे उससे पूछा कि कौन है, तो उसने जैसे बता दिया कि मैं चोर हूँ। तो जैसे बताने के बाद जैसे उसको पानी पिलाया तो उसको कहा कि अब हमने एक ही लोटे से पानी पी लिया और अब हम एक लोटे से पानी पीने से माँ बेटा हो गए, तो इसीलिए अब तेरा जो मन करे तू वो कर, तेरा मन करे तो तू खेती कर, तेरा मन करे तो तू चोरी कर। लेकिन उसने चोरी को छोड़ दिया और खेती जो है वो करने लगा। और जैसे इसमें लेखिका बताती है कि जैसे उनकी परदादी के कारण ही उनके मन में कभी जैसे उस समय के दौरान लड़की और लड़के में काफ़ी भेद किया जाता था, लेकिन उनके मन में कभी भी लड़की होने की हीन भावना जो थी वो कभी भी नहीं आई। और दूसरी ओर लेखिका जो थी वो नानी के कारण देश की आज़ादी के प्रति भी उत्साहित थी और 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तब लेखिका जो थी वो टाइफाइड से पीड़ित थी और वह इंडिया गेट पर जाकर जश्न मनाना चाहती थी, पर बीमारी के कारण डॉक्टर ने उसे वहां जाने से मना कर दिया था। और उस समय लेखिका की उम्र जो थी वो केवल 9 वर्ष की थी। लेखिका के रोने के से परेशान होकर उसके पिताजी जो थे वो उन्होंने उसको एक उपन्यास पढ़ने के लिए पकड़ा दिया। उस उपन्यास का नाम था ब्रदर्स कारामाज़ोव। जो उपन्यास था उसने पढ़ना शुरू किया और जैसे धीरे धीरे मतलब कि भी वो उसकी अभ्यस्त होती गई और उसको बार बार पढ़ने लगी। उसको कहानियाँ उपन्यास पढ़ने में जो थी वो दिलचस्पी हो गई, यानी कि वो दिल से उनको पढ़ने लगी। और लेखिका शायद माँ की जो जैसे लेखिका की दादी ने मन्नत मानी थी, तो जैसे उन लेखिका और उसकी जो चारों बहनें थी वो कभी भी हीन भावना की शिकार जो है वो नहीं हुई और जैसे वे लीक से हटकर चलने का साहस कर सकी, क्योंकि वो हीन भावना की शिकार नहीं थी। उनके अंदर लड़की होने का ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि उस समय के दौरान लड़की को मतलब अच्छी उससे नहीं देखा जाता था और इसीलिए ही लड़की लड़के में भेद किया जाता था और वहाँ पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। इसीलिए वो हीन भावना का शिकार नहीं हुई। लेखिका की जो सबसे बड़ी बहन थी उसका विवाह जो है वो विवाह के बाद मंजुल भगत के नाम से लिखने लगी और दूसरी खुद लेखिका विवाह के बाद लिखना शुरू किया। लेखिका की 2 छोटी बहनें चित्रा और रेणु लेखन में से बची रही और 5वीं बहन अचला जो थी वो अंग्रेजी में लिखने लगी। लेखिका का भाई रजीव भी हिंदी में लेखन जो है वो करने लगा था। लेखिका की गैर लेखिका बहनें जो थी रेणु और चित्रा उनसे भी 2 कदम आगे थी और स्कूल से लौटते समय बस अड्डे में गाड़ी लेने आती थी। थोड़ी दूर गाड़ी से तय करना सामंतशाही का प्रतीक मानकर रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। एक बार उसने चुनौती दिए जाने पर जनरल थिमैया का चित्र मंगवा लिया था,
जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान उसके हाथ में दे गया था। बीए कर इम्तिहान न देने पर वह यह कहकर अड़ गई थी कि पहले मुझे समझाओ कि बीए का इम्तिहान देना क्यों ज़रूरी है। तब पिता ने कुतर्क का सहारा लेकर समझाया था कि मैं जो कह रहा हूँ करो। उसने बीए कर तो लिया, पर पास होने लायक नंबर ही वह जो है वो ला सकी। लेखिका की जो तीसरी बहन चित्रा थी, रुचि स्वयं पढ़ने में कम और दूसरों को पढ़ाने में उसकी रुचि जो थी वो अधिक थी, यानी कि वो स्वयं कम पढ़ती थी और दूसरों को अधिक पढ़ाती थी, जिस कारण उसके शिष्य उसके ज़्यादा अंक लाते थे उससे भी। और शादी के लिए उसने एक नज़र में ही लड़का जो था वो पसंद कर लिया और उसी लड़के से उसकी शादी भी हुई। और जो लेखिका की सबसे छोटी बहन अचला थी, अचला ने पिताजी को कहना मानकर अर्थशास्त्र की जो है वो पढ़ाई की और फिर पत्रकारिता में दाखिला जो है उसने लिया। पिता की पसंद से ही उसने शादी की और 30 बरस की होते होते वह लेखन कार्य में आ गई। शादी के बाद लेखिका को दिल्ली के कॉलेज में नौकरी छोड़कर बिहार के छोटे से कस्बे में जो है वो रहना पड़ा और डालमिया के नगर में वो रही। लेखिका को नाटकों में अभिनय का शौक़ था, इसलिए उसने वहाँ शादीशुदा औरतों को प्राय मर्दों के साथ नाटक करने के लिए राज़ी कर लिया था और इन नाटकों के सहारे उसने अकाल राहत कोष के लिए धन भी एकत्र किया था। लेखिका जो थी वो कर्नाटक के छोटे से कस्बे में बागलकोट में रहती थी और वहाँ ऐसा कोई स्कूल न होने के कारण उसने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह भी किया था, पर क्रिश्चियन जनसंख्या अधिक न होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाई थी। और तब लेखिका ने खुद ही अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल जो है वो खोला था, जिसमें अन्य अफसरों के बच्चों ने भी पढ़ाई की थी। और सन 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में 9 इंच बारिश एक साथ हो गई, यातायात ठप हो गया। अगली सुबह रेणु को लेने के लिए बस न आई। सबने रेणु को समझाया कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ, पर रेणु जो उनकी सिस्टर थी वह पैदल चल दी और वह 2 मील चलकर जब पहुंची तो स्कूल बंद था। वह फिर 2 मील चल कर के घर लौट आई और पर उसे कोई भी मलाल न था, यानी कि उसको कोई भी दुख नहीं हुआ कि वह क्यों गई। और लेखिका सोचती है कि एक दिन उसे कैसा अनुभव हुआ होगा वह दिन जब वो लौट आई। जगह जगह पर पानी, सुनसान शहर और अपनी धुन में मंजिल की ओर बढ़ते चले जाना। सच में इस अकेलेपन की जो बात होती है वो निराली होती है। तो इस तरह से लेखिका ने मृदुला गर्ग ने अपनी बहनों का अपने विषय में, अपनी बहनों के विषय में, अपनी माँ और दादी के विषय में इस लेसन के अंदर जो है वो बताया है। उस समय आज़ादी का जो दौर था वो चल रहा था और जब लेखिका, जैसे हमने देखा है कि 9 वर्ष की तब हमारे देश ने आज़ादी प्राप्त कर ली थी और वो भी जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा पाई थी। फिर इसके प्रश्न हैं, लेखिका ने अपनी माँ को परिजात सी जादुई क्यों कहा है? ससुराल में उनकी क्या स्थिति थी? क्योंकि वह बहुत नाजुक थी और वह काम भी नहीं कर पाती थी और अधिक हैवी जो कपड़े होते हैं वो भी वो नहीं संभाल पाती थी, इसीलिए ही उसको परिजात सी जादुई परी कहा है। और उनका ससुराल में कैसा रवैया था, यानी कि लोग जो उनके ससुराल के जो लोग थे उनमें अपनी निजता बनाए रखने की परंपरा थी, यानी कि वो अपनी निजता बनाए रखते थे और जैसे उनकी माँ थी वो सबकी बातों को गोपनीय रख लेती थी, तो इसीलिए वो सबकी जैसे सभी उसमें श्रद्धा जो है वो रखते थे, सभी अपने कर्तव्य का पालन करते थे और सभी उसमें श्रद्धा रखते थे। लेखिका की नानी जो थी वो आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी
करी। जैसे लेखिका की जो नानी थी वो भी आज़ाद ख्यालों की थी, और जैसे वो स्वयं तो भाग नहीं ले पाई, लेकिन वो दिल से जो थी वो आज़ादी के सैनिक थे उनके साथ ही थी, और उसने अपनी बेटी का विवाह करने के लिए भी एक आज़ाद सैनिक को ही चुना और उसके लिए ही कहा। तो इससे ही पता चलता है कि वो दिल से हमेशा ही जो है आज़ादी आंदोलन में भाग लेना चाहती थी, और जो आज़ादी के आंदोलन में भाग लेते थे उनका साथ भी देती थी। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्रांकित कीजिए। जैसे उनके घर में मतलब जैसे लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया जाता था और सभी को एक समान रखा जाता था, सभी को निजता बनाए रखने का अधिकार था, और किसी को भी, जैसे हमने पढ़ा है कि लेखिका की जो माँ थी वो कार्यों को भी नहीं कर पाती थी, तो उसको भी मतलब अंदर जैसे रूम में अकेले रहने की आज़ादी थी। लेखिका के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल खोला, और आप अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखते होंगे तो स्कूल नहीं जाते हैं, तो आप इन बच्चों के लिए क्या प्रयास करना चाहोगे? तो देखिए, ये आप स्वयं भी लिख सकते हैं। हर बच्चे का जैसे अपना इंटरेस्ट होता है, तो आप लिख सकते हैं कि अगर हम स्कूल नहीं बना सकते तो हम छोटे छोटे बच्चों को अपने से छोटी क्लास का तो उनको स्टडी करवा ही सकते हैं। तो हम उनको अक्षर ज्ञान देने की कोशिश करेंगे और उनको साक्षर करने की कोशिश करेंगे। लेखिका की परदादी के कार्य व्यवहार से आपको किस जीवन के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है? मेरे संग की औरतें पाठ के आलोक में लिखी। इससे लेखिका की जो परदादी थी वो भेदभाव नहीं करती थी, और हमें भी वैसा ही जो है व्यवहार करना चाहिए सभी के साथ। और जैसे उसके अंदर दान देने की भी प्रवृत्ति थी, और वो अपने ही ढंग से एक चोर को भी सुधार सकती हैं। तो हमें भी समाज में बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास जो है वो करते रहना चाहिए। चोर से कहाँ गलती हुई होगी कि सारा अनुमान लगाकर घुसने पर भी वह पकड़ा गया? जैसे मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसके अंदर देखो क्या है कि जैसे लेखिका की जो परदादी थी वो जिस रूम के अंदर सोई हुई थी उसको नहीं पता था चोर को कि वहाँ पर कोई सोया हुआ भी है, और तभी वो उसके दबे पाँव से वो जब अंदर आया तो वो पहचान गई। तो इसलिए उसका अनुमान लगाकर घुसने पर भी वो इसी कारण से ही पकड़ा गया। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित थी? क्योंकि लेखिका के मन में भी कहीं ना कहीं आज़ादी, जैसे वो भी देश में जैसे आज़ाद नहीं था उस समय के दौरान, वो भी देश को आज़ाद कराना चाहती थी। उसने अपनी माँ से अपनी नानी के विषय में सुना होगा, जैसे तभी वो उससे प्रभावित थी। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। जैसे इस पाठ के आधार पर ही बताना है हमें, तो इसमें तर्क हम जैसे चोर वाला दे सकते हैं कि अगर जो उनकी दादी थी वो अगर चोर को डराती धमकाती तो शायद वो ये कार्य न कर पाता, लेकिन सहज रूप से पानी जैसे उससे मंगवाया और सहज रूप से उसको पानी पिला करके दादी ने उसको मना लिया और वो कृषि को करने लगा। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। देखो, लेखिका जो है वो स्कूल पहले खुलवाना चाहती थी, और जब वो प्रयास जैसे उसका नहीं सफल हुआ तो उसने स्वयं 5th तक के बच्चों का स्कूल खोला। तो इससे ही पता चलता है कि लेखिका ने जो है बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया है। सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है, इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका जो है वो भी खुले ख्यालातों की थी और वो लेखन कार्य भी करती थी, और उसकी बहन भी जो है वो खुले ख्यालातों की थी, वो विश्वास न करके भी स्कूल पहुंच जाती है। तो आप इस लेसन को मेरे संग की औरतें अच्छे से रीड कीजिएगा और इसके क्वेश्चन जो हैं वो कर लीजिएगा। धन्यवाद।